नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित आचार्य और द हिकेटिस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस निःशुल्क व्याख्यान वाला में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हमने अपनी पहली कक्षा में जो चर्चा की है वो हमने हमारी परंपरागत विधियों के बाद संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली जो नवीन विधियाँ हैं, जिन्हें हम आधुनिक विधि कहते हैं, अर्वाचीन विधि कहते हैं, उन पे हमने अपनी चर्चा शुरू की थी और वहाँ पर हमने अपनी पहली विधि प्रत्यक्ष विधि के बारे में सीखा। वहाँ पर जब हम प्रत्यक्ष विधि के बारे में चर्चा कर रहे थे तो वहाँ मुझे कमेंट के द्वारा एक बालक ने पूछा कि सर, आपने जो बताया था कि जो प्रत्यक्ष विधि है अपने दो अर्थ रखती है, दोहरे अर्थ रखती है, उसे आप थोड़ा पुनः समझाइएगा। तो सबसे पहले बात मैं आपको कह दूं कि जो हमारी प्रत्यक्ष विधि है, जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं या इसे हम निर्बाध विधि भी कह सकते हैं इसे हम, तो ये एक सुगम विधि भी है। मातृभाषा का इसमें जो है कहीं ना कहीं विशिष्ट प्रयोग नहीं होता है, जैसे मैंने पहले आप बताया था, आपको बहुत कम होता है। जिस विधि में हम जिस विषय में इसका प्रयोग करें, जिस भाषा को पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, उसी भाषा में इसे पढ़ाना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं जो प्रश्न पूछा गया था। और आप भी यदि आपको किसी विशेष बिंदु पर कोई शंका है, संदेह है या फिर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और यहाँ अब मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो प्रत्यक्ष विधि के बारे में प्रश्न था कि वो दोहरे अर्थ किस प्रकार से रखती है, उसे मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो प्रत्यक्ष विधि है उसे यदि हम, एक तो वो है आपकी भाषा, यदि हम भाषा शिक्षण कर रहे हैं, यदि हम भाषा शिक्षण करते हैं, और दूसरा हम जो है विषय शिक्षण करते हैं या फिर कोई विशिष्ट बिंदु समझाना चाहते हैं या तथ्य स्थापित करना चाहते हैं। ये दो चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रत्यक्ष विधि की जब हम बात करते हैं तो वो दोहरे अर्थ किस तरह रखती है। पहला तो यह है कि यदि भाषा शिक्षण के दौरान इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है तो अपना एक अलग अर्थ रखती है। वो अर्थ किस प्रकार से है कि उस भाषा को उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना है, ये अर्थ होता है प्रत्यक्ष विधि का जब आप भाषा शिक्षण कर रहे हैं। दूसरा अर्थ क्या है, जब आप विषय शिक्षण कर रहे हैं या फिर भाषा के दौरान ही किसी बिंदु को पढ़ाना चाह रहे हैं या किसी तथ्य को स्थापित करना चाह रहे हैं, तो वहां पर जब आप इस विधि का प्रयोग करते हैं तो वहां आपको प्रत्यक्ष रूप से जिस चीज को आप, जिस वस्तु को, जिस बिंदु को आप समझाना चाह रहे हैं, उससे संबंधित तथ्य को वहां पर दिखाना होता है, अर्थात डायरेक्ट आपको बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होता है। जैसा मैंने आपको उस समय बताया था कि यदि आप मान लीजिए संस्कृत भाषा पढ़ा रहे हैं और वहां पर आ गया गजः नाम बालकः प्रथम वारं किमपि शृणोति चेत् नाम कश्चन वयं चर्चां कुर्मश्चेत्, यदि वयं नाम पृथ्वीराज चौहानः किमस्ति, राजा अस्ति खलु। यदि वयं वार्तां कुर्मः अस्माकं देशस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तस्य केवलं नाम बालकः श्रुतवान् अस्ति, तस्य चित्रं न जानाति, तर्हि जवाहरलाल नेहरू इदानीं दिवंगतः नास्ति खलु। जवाहरलाल नेहरू जो है उनका स्वर्गवास हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम उनका चित्र दिखाएंगे, एषः जवाहरलाल नेहरू अस्ति, एषः अस्माकं देशस्य प्रथम प्रधानमंत्री आसीत्, स्वतंत्र भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्ति। तर्हि तस्य साक्षात् चित्रं अध्यापकेन तत्र प्रदर्शितम अस्ति, वहां पर साक्षात चित्र अध्यापक के द्वारा दिखाया गया है। तो वह जो विधि है वो प्रत्यक्ष विधि है, लेकिन वो किसके लिए है, किसी बिंदु की स्थापना के लिए या फिर विषय शिक्षण के दौरान आए किसी तथ्य को स्थापित करने के लिए। तो ये था प्रत्यक्ष विधि का दोहरा अर्थ। आप आशा है समझ गए होंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक बालक ने यह भी कहा कि सर इसे निर्बाध विधि भी कहा जाता है, इसे सुगम विधि भी कहा जाता है, इसे हम ये कह सकते हैं कि जो है डायरेक्ट मेथड भी है। ये निर्बाध क्यों है, अर्थात यदा अध्यापकः नाम संस्कृत शिक्षणस्य कार्यम् इदानीं प्रचलति, अहम् अपि संस्कृत शिक्षणम् इदानीं पाठयन् अस्मि, तर्हि यदि अहं संस्कृत भाषायां पाठयामश्चेत् तत्र अन्यायाः भाषायाः शब्दानाम् अत्र आगमनं नास्ति, तेषां कृते अवसरः अपि नास्ति।
जब मैं संस्कृत भाषा में पढ़ा रहा हूं तो वहां पर किसी अन्य भाषा के शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वह अपनी भाषा में ही पढ़ा रहा है। जो भाषा का विशेषज्ञ है, जो भाषा को जानता है, जो भाषाविद है, वो जो अपनी भाषा में कहे जा रहा है तो वहां पर उसे कहीं भी बाधा अनुभव नहीं होती है, बाधा नहीं आती है। मान लीजिए मैं संस्कृत भाषा का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत भारती का एक छोटा सदस्य हूँ, तो मैं संस्कृत भाषा में एक सामान्य सी गति रखता हूँ, और जब मैं संस्कृत भाषा को जानता हूँ तो मुझे संस्कृत भाषा बोलने में कोई समस्या नहीं होगी, मुझे कोई बाधा नहीं होगी। लेकिन जब कोई नया व्यक्ति संस्कृत भाषा सीखने का और सीख करके बोलने का प्रयास करता है तो उसे बाधा होती है। तो वहां क्या है, निर्बाध शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है कि जिस भाषा के माध्यम से हमें पढ़ाना है उसका यदि वह शिक्षक जो है, यदि वो उसका जानकार है, यदि उसे जानता है, तो उससे फिर बाधा नहीं होती। निर्बाध रूप से वह अपने शिक्षण कार्य को संचालित करता है, अर्थात निर्बाध रूप से वह अपनी भाषा के धारा प्रवाह को बनाए रखता है। तो ये था निर्बाध विधि का अर्थ। दूसरा सुगम विधि, चलिए मैं इसे भी समझा देता हूं। सुगम विधि क्यों है? क्योंकि मान लीजिए हम अपनी प्रादेशिक भाषा राजस्थानी को पढ़ रहे हैं और वही हमारी मातृभाषा भी है, हम हिंदी क्षेत्र से आते हैं, तो हमारी परिवार में भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, बाहर अपने व्यवहार में भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, और यदि हमें कक्षा में भी हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है तो हमारे लिए वह सुगम हो जाती है, शिक्षक के लिए भी वह सुगम हो जाती है। वह उसी माध्यम से सुगमता से अपने विषय के विभिन्न बिंदुओं को अधिगम के स्तर तक पहुंचा सकता है, एक उत्कृष्ट अधिगम वह वहां कर सकता है, शिक्षण कार्य अपना संपादित कर सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है सुगम विधि। तो चलिए, ये थी प्रत्यक्ष विधि के बारे में विशिष्ट बातें जो कमेंट्स के माध्यम से आप ही के द्वारा पूछी गई हैं। इस प्रकार से आप कमेंट्स कर सकते हैं यदि आपको कोई किसी प्रकार के बिंदु के बारे में विस्तृत यदि आपको चर्चा करनी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और बने रहिए हमारे साथ। निश्चित रूप से मैं आपको कह देता हूं, शिक्षण विधि के क्षेत्र में आपको इस प्रकार का जो हम मैटर दे रहे हैं आपको, कहीं भी आपको दूसरी जगह शायद ही मिलेगा। तो यहां हम बात कर रहे थे अपनी शिक्षण विधियों की, नवीन विधियों के बारे में। तो हमारी अगली विधि जो है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो है आपकी पाठ्यपुस्तक विधि। कौन सी विधि है? पाठ्यपुस्तक विधि। और आपको याद होगा जब हम पद्धतियों की चर्चा कर रहे थे अपनी पद्धति की कक्षा में, तो वहां पर हमने पाठ्यपुस्तक पद्धति पर भी चर्चा की थी। क्या था? पाठ्यपुस्तक विधि भी है और पाठ्यपुस्तक पद्धति भी है। ये क्या है? अपने आप में एक पद्धति भी है। वर्तमान समय में यह अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ पद्धति कही जा सकती है, सर्वाधिक हम कह सकते हैं कि लोकप्रिय पद्धति। जो पाठ्यपुस्तक पद्धति है वो सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति है। प्रत्यक्ष विधि जो थी वो श्रेष्ठ विधि थी, भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि प्रत्यक्ष विधि कही जाती है। लेकिन पाठ्यपुस्तक विधि जो है वो कौन सी विधि है? वो लोकप्रिय विधि है। कैसी विधि है? लोकप्रिय। क्योंकि वर्तमान समय में हम जब भी किसी शिक्षण कार्य की संकल्पना करते हैं या उसके बारे में विचार करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि कहां क्या शिक्षण करना है, अर्थात हमें आधार चाहिए होता है। और वो आधार कौन दे रहा है? पाठ्यपुस्तक देती है। क्योंकि पाठ्यपुस्तक जो है अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखती है शिक्षण के कार्य में, वर्तमान समय की शिक्षण प्रणाली में यदि हम बात करते हैं तो चलिए हम पाठ्यपुस्तक विधि के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो हमारी पाठ्यपुस्तक विधि है, वो पाठ्यपुस्तक विधि का जब निर्माण होता है, मुझे एक बालक ने पूछा था कि सर आप हमें ये बताइए, यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि पाठ्यपुस्तक विधि में केंद्र क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई शिक्षण का केंद्र जो है पहले गुरुकुल पद्धति में विषय हुआ करता था या शिक्षक हुआ करता था, पाठ्यपुस्तक पद्धति में क्या पाठ्यपुस्तक होती है? ये प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा। तो हम यहां पर इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं, एक सामान्य सी हमें कहीं ना कहीं एक चर्चा करनी है इसके ऊपर कि जब पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जा रहा है तो केंद्र बिंदु किसे रखा जा रहा है। जब हम कक्षा प्रथम के लिए हम पाठ्यपुस्तक बना रहे हैं, एक हम कक्षा 5 के लिए पाठ्यपुस्तक बना रहे हैं, एक हम कक्षा 10 के लिए पाठ्यपुस्तक बना रहे हैं, एक हम कक्षा 12 के लिए पाठ्यपुस्तक बना रहे हैं। तो जब हम पाठ्यपुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो उस पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय हमारा केंद्र बिंदु कौन होता है? निश्चित रूप से विद्यार्थी
उसी कक्षा का विद्यार्थी, उस स्तर का विद्यार्थी हमारा केंद्र बिंदु होता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक के निर्माण के समय या पाठ्य पुस्तक का निर्माण जो होता है उसमें जो बिंदु होता है, केंद्र बिंदु होता है, वो बालक होता है। अर्थात पाठ्य पुस्तक निर्माण जो है वह निर्माण कार्य बाल केंद्रित है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय बहुत सारी चर्चाएं की जाती हैं। क्या इस स्तर का बालक इस विधि से पढ़ पाएगा? क्या इस स्तर के बालक को इस विषय की इतनी जानकारी दे दी जाए, या इस विषय की जानकारी इस स्तर के बालक को किस प्रकार से दी जाए? जैसे आप प्रथम कक्षा की चर्चा करें तो प्रथम कक्षा में जब हमारा भाषा का ज्ञान शुरू होता है तो हम उसे सबसे पहले वर्णमाला सिखाते हैं। वर्णमाला के बाद हम उसे जो है स्वर, वर्णमाला में स्वर है, व्यंजन है, फिर संयुक्त वर्ण है, वो सिखाते हैं। फिर अब हम बात करते हैं आगे जब हम बढ़ेंगे तो उसमें मात्रा ज्ञान हम करवाते हैं, अर्थात ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, इनकी हम मात्रा का ज्ञान करवाते हैं। फिर हमने पहले ही उनको एकल वर्ण वाले जो हैं, अर्थात बिना मात्रा के जो शब्द हैं, बिना मात्रा के वर्णों के शब्द जो हैं वो हम सिखाते हैं। कमल है, महल है, जलज है, ये सब हम सिखाते हैं उसे। फिर हम उसमें आ की मात्रा जोड़ करके महान, जहाज, ये सिखाते हैं। फिर छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा। इस प्रकार से हम एक सिस्टम से चलते हैं। तो वो पुस्तक जो निर्मित हुई है उसका केंद्र बिंदु कौन है? उसका केंद्र बिंदु उसी कक्षा का वह बालक है जो वहां पर या जिसके लिए हम वो पुस्तक बना रहे हैं। तो यहां पर पुस्तक के निर्माण अर्थात पाठ्य पुस्तक के निर्माण का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? वो बालक है। लेकिन जब आप पाठ्य पुस्तक के आधार पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो वहां पर पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण का जो केंद्र बिंदु है वो पाठ्य पुस्तक है। समझिए आप, जब आप पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो वहां पर उसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? पाठ्य पुस्तक है। किस प्रकार से समझिएगा। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आपने कक्षा 8 में पढ़ा राजस्थान का भूगोल, आपने कक्षा 10 में पढ़ा राजस्थान का भूगोल, आपने कक्षा 12 में पढ़ा राजस्थान का भूगोल। क्या सभी का स्तर समान है? नहीं है। 8 का स्तर थोड़ा सा सीमांकित है, उस स्तर के हिसाब से कक्षा 8 के आधार पर 10 में थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 12 में बिल्कुल विशिष्ट अलग अलग बिंदुओं को अलग अलग प्रकार से समझाया गया है। तो वहां उन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न भी उन पाठ्यपुस्तकों में दिए गए विषय वस्तु के आधार पर ही बनाए जाते हैं। तो यहां पर जो शिक्षण करवाया जा रहा है वो शिक्षण भी उस पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही करवाया जा रहा है। अध्यापक उससे संबंधित दृष्टांत प्रसंगानुसार उदाहरण दे सकता है, लेकिन उससे इतर कक्षा 10 के पाठ्यक्रम को कक्षा 8 में नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि उसके लिए एक अनुकूलित पाठ्यक्रम का निर्माण विषय विशेषज्ञों के द्वारा कर दिया गया है। तो वहां पर पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण का केंद्र बिंदु पाठ्यपुस्तक है। पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय केंद्र बिंदु बालक ही है। तो ये था आपका प्रश्न। तो यहां स्पष्ट हो जाता है कि यदि आप प्रश्न वहां प्राप्त करते हैं पाठ्यपुस्तकस्य निर्माणस्य केंद्र बिंदु अस्ति बालकः, पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षणस्य केंद्र बिंदु अस्ति पाठ्यपुस्तकम् एव। अस्तु, इदानीं वयं चर्चां कुर्मः। पाठ्यपुस्तक जो है उसका ये विधि है, इसका समर्थन कौन करता है? इसका समर्थन करता है डॉक्टर वेस्ट। कौन करता है? डॉक्टर वेस्ट। वही डॉक्टर वेस्ट जो समर्पण मूल्य की चर्चा करता है, और समर्पण मूल्य के बाद में हमने अपनी पहली कक्षाओं में चर्चा कर ली है। तो वहां वह पाठ्यपुस्तक पद्धति का, पाठ्यपुस्तक विधि का समर्थन क्यों करता है? क्योंकि पाठ्यपुस्तक का प्रत्येक पाठ, प्रत्येक जो पाठ है, जो अध्याय है, वह अध्याय जिस उद्देश्य से उस अध्याय का निर्माण किया गया है वह अध्याय अपने उस उद्देश्य को पूरा करता है। हम बात करते हैं संस्कृत शिक्षण की या संस्कृत की पाठ्यपुस्तक की। तो वर्तमान समय में जब आप पाठ्यपुस्तक को खोल करके देखेंगे तो वहां पर प्रारंभ में ही जब आप मान लीजिए आप पाठ्यपुस्तक को खोलते हैं, कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 10 के पाठ्यपुस्तक को खोलते हैं तो वहां सबसे ऊपर लिखा होता है इस पाठ में संज्ञा शब्दों का ज्ञान दिया जाएगा, इस पाठ में अव्यय पदों का ज्ञान दिया जाएगा, इस पाठ में संधि का ज्ञान दिया जाएगा, इस पाठ में समास का ज्ञान दिया जाएगा। अर्थात ऊपर ही लिखा हुआ है संख्या ज्ञानम, इस पाठ में संख्या का ज्ञान दिया जाएगा। तो वहां जिस उद्देश्य से उस पाठ का निर्माण किया गया है वह उद्देश्य उसी पाठ में पूरा हो जाता है। तो यदि बालक
2 पाठ तक विद्यालय आता है या 5 पाठ तक विद्यालय आता है, अध्ययन करता है, उसके बाद वह अपनी नियमितता बनाए रखने में असमर्थ है, तो निश्चित रूप से वह अपने उन पूर्व के पढ़े गए पाठों में जो पाठ्यक्रम है उसमें पूर्णता हासिल कर लेता है। क्योंकि उसे पहले पाठ में यदि मान लो जी अव्यय पढ़ाना चाहते हैं तो उसे पहले पाठ में अव्यय ज्ञान हो चुका है, अब उसे केवल अभ्यास करना है। यदि दूसरे पाठ तक वो रहता है, वहां संधि ज्ञान दिया गया है, तो संधि के बारे में सामान्य जानकारी रखता है, अब वह अभ्यास के आधार पर अपने आप को आगे ले जा सकता है। तो यहां पर जो समर्पण मूल्य है उस पर यह पाठ्य पुस्तक विधि खरी उतरती है और इसी आधार पर डॉक्टर वेस्ट इसका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो हम बात करें कि समर्पण मूल्य का सर्वाधिक जो है, समर्पण मूल्य जो है उस समर्पण मूल्य का सर्वाधिक यदि कोई समर्थन करता है तो वो केवल डॉक्टर वेस्ट है और उसी आधार पर वह पाठ्य पुस्तक का समर्थन करता है और पाठ्य पुस्तक विधि को वह विद्यालयों के लिए सबसे उपयुक्त मानता है और सर्वाधिक लोकप्रिय भी वह इस विधि को मानता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पाठ्यपुस्तक जो विधि है उस पाठ्यपुस्तक विधि के गुण क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, पाठ्यपुस्तक विधि जो है उसमें पाठ्यपुस्तक ही मूल्यांकन व परीक्षा का आधार होती है। भाई आप जो परीक्षा ले रहे हैं, आपने पाठ पढ़ाया और आप उस पाठ को पढ़ाने के बाद जब उसके मूल्यांकन प्रश्नों पर आप जाते हैं तो वहां मूल्यांकन प्रश्नों में आप उसी पाठ से संबंधित प्रश्नों को ही पूछते हैं, उसी पाठ से संबंधित विषय वस्तु को ही पूछते हैं। मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं बीच में, माफी चाहूंगा, कि भाषा शिक्षण जब आप करते हैं तो उसमें जिन पाठों में विषय वस्तु को माध्यम बनाया गया है वो केवल एक मात्र साधन है, साध्य नहीं है। साध्य क्या है? भाषा। जब आप भाषा शिक्षण करवा रहे हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य भाषा को सिखाना है। उसमें जो कहानी ली गई है, जो कथा ली गई है, जो पद्य लिए गए हैं, वो एक साधन मात्र है। उसके माध्यम से आपको केवल भाषा को सिखाना होता है। तो यहां वो कह रहा है कि जो आप पाठ्यपुस्तक से मूल्यांकन करना चाह रहे हैं तो वहां भी विषय वस्तु से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा गया है तो वह भी क्या है, भाषा के विभिन्न वाक्य संरचना के स्वरूप को बनाता है। तो वही बात यहां कह रहा है कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो मूल्यांकन आप कर रहे हैं, उसका आधार भी क्या होती है? आपकी पाठ्यपुस्तक है या उस पाठ्यक्रम में जो उस विषय का संकलित भाग है, जो पद्यांश स्वीकृत किए गए हैं, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए हम संस्कृत की बात करें तो नीति शतकम के बहुत सारे जो श्लोक हैं, जो पद्य हैं, वो सुभाषितानी के रूप में हमारे पाठ में देखने को मिल जाते हैं। ये शाम विद्यान, जब से मान लीजिए आप खूब पढ़ते भी हैं, एक श्लोक हमने खूब पढ़ा भी होगा, येषां न विद्यां न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब यहां पर वो इसी से प्रश्न पूछने वाला है, इसको छोड़ करके दूसरे से नहीं पूछने वाला है कि केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषम, इससे नहीं पूछने वाला है। उसने पाठ्यक्रम में जिस भाग को संकलित किया है वह उसी से प्रश्न पूछने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है इसका कि पाठ्यपुस्तक ही मूल्यांकन और परीक्षा का आधार होती है। चलिए दूसरा गुण है इसका कि यहां स्वाध्याय का अवसर प्राप्त होता है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अर्थात कस्मिन विधौ स्वाध्यायस्य अवसरः कल्पितः, किस विधि में स्वाध्याय के लिए अवसर मिलता है, या पाठ्यपुस्तक विधौ मिलति किम स्वाध्यायस्य अवसरः, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि स्वाध्यायस्य अवसरः कल्पितः वर्तते पाठ्यपुस्तक विधौ, क्योंकि वहां स्वाध्याय का मतलब बालक स्वयं अध्ययन करता है। अर्थात यदि कक्षा में शिक्षक नहीं है या किसी कारणवश शिक्षक नहीं आता है या फिर छुट्टी के बाद, विद्यालय के समय के बाद बालक अपने घर पर भी अध्ययन करता है, तो वहां शिक्षक की अनुपस्थिति में वह स्वाध्याय है और वह स्वाध्याय वह सामान्य मार्गदर्शन के आधार पर भी कर सकता है। उसे केवल सामान्य मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पाठ्यपुस्तक में स्वाध्याय के आधार पर वह उसके विभिन्न पहलुओं को समझ सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा गुण है। अगली बात है, भाषा के चारों कौशलों का विकास होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, भाषा के चारों कौशलों का विकास कौन सी विधि में हो रहा है? पाठ्यपुस्तक विधि में हो रहा है। हमने प्रत्यक्ष विधि पढ़ी, लेकिन उस प्रत्यक्ष विधि में भी क्या कह रहे हैं? संपूर्ण कौशलों का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां केवल
भाषा को भाषा के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, केवल श्रवण और भाषण कौशल हो रहा है, पठन और लेखन नहीं है। मौखिक अधिक रूप से पढ़ाया जा रहा है, वाद विवाद अधिक रूप से करवाया जा रहा है, शास्त्रार्थ करवाया जा रहा है, एक विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम उसी भाषा को रखा जा रहा है, लेकिन वहां पर सभी भाषायिक कौशलों का विकास नहीं हो पा रहा है। तो यह पाठ्यपुस्तक विधि जो है, इस पाठ्यपुस्तक विधि में भाषा के चारों कौशलों का विकास हो रहा है। कौन कौन से हैं चारों कौशल? पहला श्रवण, दूसरा भाषण, तीसरा पठन और चौथा है लेखन। तो इन पाठ्यपुस्तकों में जितने भी भाग संकलित किए गए हैं, उन सभी में जब अध्यापक आदर्श वाचन करता है तो बालक का श्रवण कौशल विकसित होता है। जब आदर्श वाचन के बाद आप सभी ने शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, पाठ्य योजनाओं का आपने बिल्कुल कक्षाओं में जाकर के छात्रों के सामने प्रदर्शन किया है और वहां पर आपने शिक्षण का अभ्यास भी किया है, तो उस दौरान जब आपने आदर्श वाचन किया है तो वहां पर बालकों का श्रवण कौशल विकसित हो रहा है। जब आप आदर्श वाचन के बाद छात्र से अनुवाचन करवा रहे हैं तो वहां उसका भाषण कौशल विकसित हो रहा है। उसके बाद जब आप मौन पाठ करवाते हैं या मौन वाचन करवाते हैं तो वहां बालक गंभीर रूप से उसका स्वाध्याय करता है, उसका जो है मानसिक रूप से मौन होते हुए पठन करता है, उसका पठन कौशल जो है विकसित हो रहा है। उसके बाद जब आप बालक को गृह कार्य देते हैं तो वहां जब बालक उन गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके लाता है तो वहां उसका लेखन कौशल विकसित हो जाता है। और इन सभी कौशलों का परिमार्जन समय समय पर अध्यापक के द्वारा किया जाता है। अध्यापक ने आपको सुनाया, सुना, आपका श्रवण कौशल विकसित है। आपने यदि किसी शब्द को गलत सुना है और जब आप उसका वाचन करते हैं तो आप जब उसे गलत उच्चारित करते हैं तो वहां वह आपके सुने गए दोष को भी परिमार्जित कर देता है, उसका भी शमन कर देता है, उसका भी समाधान कर देता है। और जब आप उच्चारण करते हैं तो आपके उच्चारण को भी वह शुद्ध कर देता है। जब आप पठन करते हैं, पठन करने के बाद उच्चारित करते हैं तो वहां भी आप अपने उसको सुधार लेते हैं कि मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है। आप जब पुनः पढ़ेंगे तो शुद्ध पढ़ेंगे। और जब आप लिख करके लाते हैं तो आपकी मात्रागत जो अशुद्धियां होती हैं वह भी गृह कार्य के निरीक्षण के दौरान अध्यापक के द्वारा उनका भी संशोधन करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार से पाठ्यपुस्तक विधि जो है वह भाषा के चारों कौशलों को विकसित करती है। यह इसका महत्वपूर्ण गुण है। अगला गुण क्या है? आगे वो कह रहा है कि शिक्षक की अनुपस्थिति में भी छात्र अपने स्वाध्याय के कार्य को कर सकता है। मैंने पहले भी चर्चा की कि यदि मान लो अध्यापक उपस्थित नहीं है कक्षा में तो बालक स्वयं भी पाठ्यपुस्तक को आधार बनाते हुए अपने अध्ययन में वहां पर वो जुटा हुआ है, लगा हुआ है। उसे ये पता है कि गुरुजी आएंगे तो ये पाठ पढ़ाएंगे या कल उन्होंने ये पाठ पढ़ाया था, तो वहां पर वह बालक पूर्व पढ़ाए गए पाठ या अग्रिम पाठ पर स्वयं भी मनन, अध्ययन और स्वाध्याय करता रहता है। दूसरा, इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि यहां पर वह शिक्षक के सामान्य मार्गदर्शन में भी उस पाठ के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वह उसके पास पाठ्यपुस्तक के रूप में है। अगला यदि हम बात करें तो सबसे मुख्य बात यदि जो इसकी होती है, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पाठ्यपुस्तक जब बनाई जाती हैं तो वहां पर उसका केंद्र बिंदु जो रखा जाता है वो बालक को रखा जाता है। तो पाठ्यपुस्तक का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है? बालक होता है। तो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वहां पर पुस्तकों का निर्माण जब हम कर रहे हैं तो हम मुख्य रूप से ध्यान रख रहे हैं बालक कौन सा बालक है जिसे हम ये पाठ्यपुस्तक देने वाले हैं। अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक के स्वरूप की, कि हमने वहां पर बालक की रुचि को बनाए रखते हुए, सबसे बड़ा गुण है इसका, हम इसमें गद्य, पद्य, नाटक और व्याकरण चारों विधाओं के अंशों को स्थापित करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं? उसकी सरसता बनी रहे। हम पहले पद्य लेते हैं, फिर 2 गद्य लेते हैं, फिर पद्य लेते हैं, फिर नाटक लेते हैं, फिर व्याकरण लेते हैं। इस प्रकार से उस बालक की जो है रुचि बनी रहे, वो सक्रिय रहे, वह निरस ना बने, इस भाव को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण ये गुण कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि पाठ्यपुस्तक में जो आपको अंश मिलता है वहां कहीं ना कहीं आपकी जिज्ञासा जो है वो उत्पन्न होती है और प्रबल हो जाती है, और इस कारण से बालक विस्तृत अध्ययन के लिए
अभिप्रेरणा को प्राप्त करता है। इसका महत्वपूर्ण गुण है, आप इसे नोट कर सकते हैं कि बालक जो है उसे विस्तृत अध्ययन की अभिप्रेरणा किस विधि से मिलती है, तो उसका उत्तर होगा पाठ्यपुस्तक विधि। अर्थात पाठ्यपुस्तक में जो अंश हमने लिए हैं, हम उन अंशों को जब पढ़ाते हैं तो बालक में जिज्ञासा पैदा होती है कि अरे यार इसमें और क्या हो सकता है, या और क्या हुआ होगा, या और किस प्रकार का मैटर इसमें है, तो वह बालक विस्तृत अध्ययन के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को उत्साहित करता है। अब हम बात करते हैं इनके दोषों की। तो चलिए, इसके दोष हैं कि सबसे पहली बात तो यह कि विषय का सीमांकन कर दिया जाता है। हमने पहले भी चर्चा की है कि कक्षा 6 के लिए अलग है, 8 के लिए अलग है। वही भूगोल जो है कक्षा 6 में अलग पढ़ाया जाता है, कक्षा 8 में अलग है, कक्षा 10 में अलग है, कक्षा 12 में अलग है। सीमांकन कर दिया गया है, तो यह इसका एक दोष कहा जाता है। दूसरा, वैयक्तिक विभिन्नता का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। अर्थात सभी बालकों को एक ही पाठ्यपुस्तक पढ़नी होती है, एक ही पाठ्यपुस्तक दी जाती है। बालक का स्तर किस प्रकार का है यह ध्यान न रखते हुए सभी बालकों को एक ही पाठ्यपुस्तक से शिक्षण कार्य करवाया जाना, इसका दोष कहा जाता है। अगला यदि हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब हम पाठ्यपुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो वहां पर हमने पाठ्यपुस्तक को एक साधन के रूप में बनाया है, केवल एक साधन। लेकिन जो अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य करवा रहे हैं वो उस पाठ्यपुस्तक को साधन की बजाय साध्य मान लेते हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा दोष कहा जा सकता है। तो ये थी हमारी पाठ्यपुस्तक विधि, अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण विधि है। इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि और पाठ्यपुस्तक विधि अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण विधियां हैं, क्योंकि सबसे लोकप्रिय विधि यदि पूछी जाए तो पाठ्यपुस्तक विधि है, श्रेष्ठ विधि पूछी जाए तो प्रत्यक्ष विधि है। तो इन दोनों विधियों में से एक प्रश्न तो आपको जरूर प्रश्न पत्र में मिल जाता है। तो चलिए, आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, कमेंट करते रहिएगा। आपको जिस बिंदु पर कहीं भी यदि कोई किसी प्रकार की शंका है उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।